देखो, अगर बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स हमें बताता क्या है। इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें तो इम्पल्स को आई से बोलते हैं, वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। ये हमारा इम्पल्स का डिनोशन है, इससे हम लोग इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। अब कैसे बोलेंगे, अब जैसे मान लो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर वाई एक्सिस पे हम फोर्स ले लें और एक्स एक्सिस में अगर हम टाइम ले लें, तो जो इसका जो एरिया अंडर द कर्व, जैसे अब ये फोर्स और टाइम का, जैसे मान लो ये कोई कर्व आया है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे हम्म। टाइम एक, ये कोई टाइम टी1 हो गया मान लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और टी2 से फोर्स लगना खत्म हो गया, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। ये मैथमेटिकल डिनोशन है, यहाँ से मैथ से हम डिफाइन करते हैं इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है, बॉडी पर फोर्स बहुत टाइप के लगते हैं, एक कोई मान लिया F1 फोर्स लग रहा है, एक कोई F2 फोर्स लग रहा है, एक कोई F3 फोर्स लग रहा है। नोट दैट कि हम्म। यहाँ पर हम इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब ये जैसे मान लो दो तीन चार ऐसे बहुत तरह के फोर्स लग रहे हैं इस पर, तो अगर हम सबका डिफरेंट डिफरेंट इम्पल्स लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो, पहले का इम्पल्स आई1 कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F1 dt, ऐसे लिखेंगे छोटा सा टाइम। आई2 लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F2 dt, है ना। ऐसे हम्म। कर करके अगर हम टोटल इम्पल्स किसी बॉडी पर लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेट डी टी, यही तो लिखेंगे, बोलो। हाँ। अब एफ नेट क्या होता है, हम लोग ने एनएलएम में क्या पढ़ रखा है कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर, उसको क्या लिखते हैं, डीपी बटा डी टी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो लिखते हैं। अगर मैं इसको हाँ। यहाँ पर उठा के डाल दूँ, तो यहाँ से नेट इम्पल्स क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर डालूंगा डीपी बटा डी टी और मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा डी टी आएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। और इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे इनिशियल कोई पॉइंट से लेके फाइनल तक, तो तुम्हारा नेट इम्पल्स क्या निकल के आएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर तुम्हारा नेट इम्पल्स निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम्म। ये डिफाइन होगा। अब जो नेट इम्पल्स हम्म। तुम्हारा क्या निकल के आया, चेंज इन मोमेंटम, ये इसकी डेफिनेशन होती है, एक तरह का देखने का नजरिया होता है इम्पल्स को यहाँ से भी, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आई नेट, अब जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आई नेट यानी नेट इम्पल्स किसी भी बॉडी पर क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तो चेंज इन हम्म। मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ उस एक्सिस में। हाँ। अब एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर हम दो जगह पे मोमेंटम को देखते हैं, एक अपनी एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक वाई एक्सिस में देखते हैं। अपने सवालों को आसान करने के लिए हम दो जगह, दो एक्सिस में तोड़ लेते हैं अपने सवालों को, और दो जगह पर हम्म। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। अब हमारा जिस डायरेक्शन में इम्पल्स जीरो है, तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी दूसरा हाँ। तरीका होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखने का। और खासकर ये कहाँ पर यूज होता है, कोलिजन के केसेस में यूज होता है। तुमने देखा ही होगा कोलिजन में जैसे हम लोग यूज करते हैं, इम्पल्स को कैसे देखते हैं, वहां पर इम्पल्स का हम्म। सबसे ज़्यादा यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो अपने पास दो तरीके आ गए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हमें करना है तो क्या देखना होगा। एक तो अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस एक्सिस, उस डायरेक्शन में हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, यानी इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम के बराबर कर सकते हैं। या फिर अगर नेट हम्म। इम्पल्स जीरो है किसी बॉडी पर, नेट इम्पल्स क्या है, जीरो है, तो वहां पर भी हम जीरो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं उस डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस में। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसमें एक्स एक्सिस में नेट इम्पल्स क्या है, जीरो, तो मैं एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ। अगर वाई एक्सिस में इस हम्म। पे नेट इम्पल्स जीरो होगी, तो मैं वाई एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख के चुके हैं, कैसे लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर करते हैं। ये कुछ स्टेप्स होते हैं तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ठीक है ना। अब हम्म। समझ में आया इम्पल्स का बेसिक। अगर इसको जी। और देखूँ मैं और इलेबोरेट करूँ, तो जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये कोई पहाड़ है। ज़्यादातर क्या है, टीचरों को पहाड़ से खेलने का शौक होता है, ये पहाड़ है, इसके ऊपर कोई मैं डब्बा डाल दूँ, एम मास का, कैपिटल एम मास का, ठीक है। अब बताओ, हम्म। इस पर एक्सटर्नल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने पहले सवाल हम लोग करते थे कि बी की वेलोसिटी से जा रहा था, तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते थे। हम लोग कहते थे कि एक्स एक्सिस में क्या है अपना, एक्सटर्नल फोर्स कैसे है, जीरो है। तो एक्स जीरो एक्सिस में है। हम क्या लगाते थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते थे एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। और वाई हम्म। एक्सिस में क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस में देखो, धरती माता नीचे नॉर्मल। से क्या लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही नॉर्मल। है। तो नीचे से ये एक्सटर्नल फोर्स वाई एक्सिस में काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। पहले हम यही बात करते थे, है ना। हम्म। अगर इसको इम्पल्स के नज़रिए से देखें तो क्या कहेंगे कि वाई एक्सिस में अगर मैं इम्पल्स लिखना चाहूँ, इम्पल्स क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डॉट डी टी, यही तो लिखूंगा भाई। इम्पल्स एट द एंड होता है किसकी वजह से, किसी फोर्स की वजह से तो आता है, हम्म। किसी फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रेशन से ही तो इम्पल्स डिफाइन हो रहा है।
तो यहाँ पर हाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसी की वजह नॉर्मल। से एक इम्पल्स भी क्रिएट हो रहा है। तो इम्पल्स को अगर मैथमेटिकली देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो अपने अपने नज़रिए हैं सवालों को देखने के लिए कि कैसे कर सकते हैं, सवाल दोनों सही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वहाँ पर इम्पल्स भी जीरो होगा, कहने की कोई बात ही नहीं है। अब वो बात अलग है कि हम लोग क्या करते हैं, हेड ऑन कोलिजन में जब सर से सर भिड़ाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, इम्पल्स देखते हैं कि कैसे किस पर लग रही है, ठीक है ना। ठीक है। अब अगर बात करें किसी भी चीज़ की, और देख लो, अगर इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करें वन सेकेंड, अगर बात करें नेचर की, अगर बात करें नेचर की कि कोई भी फोर्स कब इम्पल्सिव हो सकता है, कब नॉन इम्पल्सिव हो सकता है, इसकी अगर हम बात करें कि कोई भी फोर्स कब नॉन इम्पल्सिव हो सकता है और कब इम्पल्सिव हो सकता है, अगर इस बेसिस पर हम बात करें तो देखो कैसे देखेंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारा पास कोई कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स जैसे मान लो 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, या फिर तुम दुबले पतले हो तो तुम कितना 2-3 न्यूटन का ऐसे ही तो फोर्स लगा पाओगे किसी, जैसे मान लो तुम्हें ट्रॉली को ढकेलना तो उस पर कोई कॉन्स्टेंट ही फोर्स तो लगा पाओगे, है ना। तो अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लो बहुत छोटे से टाइम के लिए देखें, हम क्या देख रहे हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए डेल्टा टी लगभग लगभग जीरो के बराबर, यानी 0.0000000 इनफाइनाइट टाइम्स 1 सेकेंड, इतने टाइम में हम देख रहे हैं इम्पल्स और फोर्स का ग्राफ, फोर्स और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं। अब जैसे मान लो तुम कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे किसी अलमारी पर, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये कैसे कांस्टेंट फोर्स है, मान लिया ये फोर्स ऐसा होगा, 3 न्यूटन का फोर्स अगर ले लें वो कुछ कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा फोर्स और टाइम की एक्सिस पर। हम क्या देख रहे हैं, टाइम बहुत छोटा देख रहे हैं, जैसे मान लो हम इतना पतला सा, इतना छोटा सा टाइम देख रहे हैं, लगभग लगभग डेल्टा टी किसके बराबर है, लगभग लगभग जीरो के। अब तुम बताओ यहाँ पर अगर इम्पल्स लिखूंगा, इम्पल्स को क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 न्यूटन का फोर्स इनटू टाइम, डेल्टा टी। अब जो डेल्टा टी है तुम्हारा किसके बराबर है, लगभग लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर। जीरो। तो बोलो इम्पल्स तुम्हारा जीरो निकल के आएगा, हाँ। आ गया। तो ये तरीका होता है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो ऐसे जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो तुम्हारे कहाँ कहाँ बिहेव करते हैं, कांस्टेंट फोर्स तुम्हारे जब छोटे से टाइम के लिए देखते हैं, डेल्टा टी बराबर जीरो के लिए देखते हैं, तो वो तुम्हारे कैसे बिहेव करते हैं, नॉन इम्पल्सिव बिहेव करते हैं। समझ में आया, यानी कैसे इम्पल्स अगर हमें देखना है कोई भी फाइनाइट चीज को, फाइनाइट फोर्स, ये कैसे है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। कोई भी फाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट। लगभग लगभग जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। जीरो। अगर यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स तुम्हारा कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये फोर्स कैसे होंगे, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होंगे, सड़ेलू फोर्स होंगे, कोई झटका नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होंगे। लेकिन ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अब जहाँ पर इम्पल्स जीरो होगा, अब ये कैसे होंगे, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लगा सकते हैं, अगर इम्पल्स जीरो आ रहा है तो हम लगा क्या सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर लगा सकते हैं। बोलो। जी। नॉन इम्पल्सिव का मतलब इम्पल्स अपना कैसा निकल के आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे केस में हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, है ना। अब अगर बात कर ले कोई भी फोर्स का नेचर, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर जी। बात कर ले इम्पल्सिव नेचर की, कोई भी फोर्स इम्पल्सिव नेचर कैसा शो करता है, इम्पल्सिव नेचर की अगर हम बात करें तो कैसे बात करेंगे, देखो जैसे मान लो ये तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में है 50 किलो का डंबल, वैसे तुम उठा नहीं पाओगे लेकिन फिर भी हाथ में, ये है तुम्हारा पैर, ये डंबल, अब ये इमेजिन करो ये डंबल छूटा और सीधा तुम्हारे आके नाखून में गिरा, ठीक है ना, क्या मजा आएगा, मजा आएगा अलग ही लेवल का, जी। है ना। अब वो कितनी हाँ। देर के लिए गिरेगा डंबल, ऐसा तो है नहीं डंबल नाखून पे गिर गया तो गिरा ही रहेगा, लगभग लगभग 0.00001 सेकेंड के लिए गिरेगा, है ना, लगभग लगभग बहुत छोटे से टाइम के लिए गिरेगा। लेकिन तुम्हें उस टाइम झटका कितना बुरा लगेगा, वो तुम्हें झटका लगेगा वो बहुत ही भयंकर लगेगा, 10 दिन तक तुम भूल नहीं पाओगे वो अपने एक्सीडेंट को, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या था, डंबल पहले तुम्हारे हाथ में था, तो तुम जमीन पर खड़े थे, ये बताओ ये तुम नॉर्मल ये जमीन पर खड़े थे, है ना, तो तुम्हारी बॉडी से नीचे से क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, और ये तुम्हारी बॉडी एनर्जी लगा रही थी। अब ऐसे केस में बिना डंबल गिरे हुए, बिफोर की बात कर रहे हैं, पहले की, तो जब डंबल नहीं गिरा था तब तक तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कैसा काम कर रहा था, नॉन इम्पल्सिव का, क्योंकि कैसा था नॉर्मल रिएक्शन, कांस्टेंट था,
भाई लगभग लगभग अच्छा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर थी, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर थी, तुम्हारे एमजी को बैलेंस कर रहा था। लेकिन बताओ जैसे ही तुम्हारी बॉडी पर, ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी बॉडी पर क्या हुआ, डंबल आके अचानक से गिरा, तो एकदम से झटका लगेगा। तो डंबल का जो हम्म। 50 किलो का वजन होगा वो अचानक से तुम्हारा बहुत तेजी से ऐसे आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा हम्म। पहले ही लग रहा था। ऊपर से डंबल का जो 50 किलो आएगा तो 50 जी नीचे लगने लगेगा और एम जी पहले ही से था। तो अब जो तुम्हारा हम्म। नॉर्मल रिएक्शन होगा एन वन कुछ नई वैल्यू निकल के आएगी, एम जी प्लस 50 जी एक्स्ट्रा जो डंबल का वजन है वो भी तो आके गिर जाएगा तुम्हारे नाखून पर। अब ये बताओ हम्म। गिरा कितने सेकंड के लिए, 0.0001 सेकंड के लिए। तो यानी अगर मैं इसका थोड़ा ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसा है। अगर ये मान लो टाइम है और ये मान लो तुम्हारा फोर्स है, ठीक है ना। पहले नॉर्मल रिएक्शन में अगर मैं देखूँ तो लगभग लगभग ऐसी वैल्यू होगी, है ना, कांस्टेंट 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 ऐसी वैल्यू होगी। नॉर्मल रिएक्शन कुछ 3 न्यूटन लग रहा होगा, है ना। तुम्हारे वेट के हिसाब हम्म। से नॉर्मल रिएक्शन पहले किसके बराबर था, एम जी के बराबर था। लेकिन बताओ इस टाइम पर आके, ये जो टाइम है T1, इस पर आके अचानक से डंबल तुम्हारे नाखून पर गिरा, तो तुम्हारे नॉर्मल हम्म। रिएक्शन की वैल्यू ये बढ़ेगी, क्योंकि पहले एम जी था और बाद में 50 जी का भी वजन आ गया अचानक से। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो हम्म। गया, लगभग लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो गया, है ना। और अगले ही सेकंड में जैसे बहुत छोटे से टाइम के बाद T2 टाइम के बाद तुरंत क्या हो गया, ये डंबल हट गया, फिर से तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, एम जी के बराबर आ गया, मतलब कांस्टेंट एम जी। वैल्यू पहले की तरह वैल्यू। एकदम अचानक से वैल्यू बढ़ी और फिर क्या आ गया, फिर से वही वैल्यू आ गई नीचे की तरफ, और फिर ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये हम्म। अचानक से जो वैल्यू बढ़ी है, तो इस नेचर को क्या कहते हैं, तुम्हारे इम्पल्सिव नेचर कहते हैं। जो नेचर है कैसा है, इम्पल्सिव नेचर है। यानी बहुत छोटे से हम्म। टाइम में किसी भी फोर्स का, डेल्टा टी बराबर 0 के टाइम में किसी भी फोर्स का बहुत तेजी से बढ़ जाना, इस चीज़ को तुम्हारे इम्पल्सिव नेचर बोलते हैं। यानी लगभग लगभग फोर्स हम्म। किसके बराबर हो गया, इनफाइनाइट के बराबर हो गया। अब देखो अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो यहाँ से इम्पल्स क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इंटू डी टी टाइम लिखूंगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो गया, इनफाइनाइट के बराबर हो गया, लगभग लगभग इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई। जिस सेकंड में गिरा इस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, इनफाइनाइट के बराबर आ गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, है ना, अचानक से। और टी टी टाइम छोटा, टाइम जो हम लोग देख रहे हैं कितना छोटा, 0.00000001 सेकेंड के लिए लगभग लगभग जीरो के बराबर देखो। तो इनफाइनाइट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे लगभग लगभग ये जो तुम्हारी वैल्यू आती है तुम्हारी फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ आती तो तुम्हें ये पता हो। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है। और ये हो भी रहा है क्योंकि फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है यानी इम्पल्स हमें मिल रहा है, इसीलिए तो हमारे पैर पर दर्द हो रहा है। बोलो, अगर हमें कोई हम्म। फोर्स ना मिलता तो इम्पल्स ही नहीं मिलता, तो हमारे पैर में दर्द भी नहीं होता। बोलो, हम्म। प्रैक्टिकल बात है ना, हमारे पैर पर दर्द हुआ अचानक से हमें महसूस हुआ तो किसी फोर्स की वजह से महसूस हुआ, उतने टाइम हाँ। अचानक से हमें इम्पल्स मिल गया फोर्स की वजह से। इसीलिए ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव नेचर बोलते हैं, जिसमें फोर्स क्या होता है अचानक से थोड़े से टाइम के लिए, फोर्स जो होता है थोड़े से टाइम के लिए इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है, डेल्टा टी बराबर जीरो के लिए। ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव नेचर को बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म। और दूसरी चीज़ देख लो इसमें, और भी एक दो एग्जांपल है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ, मैं ये बोलूँ, एक मिनट, जैसे कि मैं बोलूँ ये है रस्सी पर, ये ऐसी दीवार है, दीवार से ऐसे रस्सी जुड़ी हुई है एम मास की, है ना, और इसको हम्म। तुमने अचानक से छोड़ा तो एकदम से ये स्ट्रेट हो जाएगा धागा। तो बताओ हाँ। यहाँ पर टेंशन पहले क्या थी, लगभग लगभग जीरो थी, है ना। लेकिन हम्म। ऐसे इंस्टेंट पर जैसे तुम छोड़ा इस टाइम से लेके यहाँ तक तुम जैसे ही बिल्कुल ये तन गया, तो इस टाइम पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और हम्म। हो भी सकता है कि अगर तुमने पत्थर बांधा है और धागा पतला है तो टूट भी जाए। टेंशन ऐसे तुम धागे में रस्सी बांध के, रस्सी में धागे में ईटा बांध के छोड़ोगे तो अचानक से जैसे ही छोड़ोगे तो एकदम से लोएस्ट पॉइंट पर जब आता है एकदम टंग से आवाज आती है। तो वो जो हम्म। टंग से आवाज आती है वो शो करता है तुम्हारा इम्पल्सिव नेचर। वहाँ अगर मैं टेंशन और टाइम का ग्राफ बनाऊँ, ये तुम्हारा टेंशन हो गया और ये तुम्हारा टाइम हो गया, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो टेंशन कैसी है, पहले जीरो है, जीरो है, जीरो जीरो, जैसे ही लोएस्ट पॉइंट पर आएगा अचानक से टेंशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, है ना। हाँ। और इतनी बढ़ जाएगी, लक्ष्य हो जाएगा कि धागा टूट भी जाए, इतनी बढ़ जाएगी। और अगले ही क्षण पे जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगेगा फिर क्या होगी, टेंशन देखो नीचे 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 आने लगी। और ये जब मैक्सिमम इधर पॉइंट पर पहुंचेगा आके तो टेंशन लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर होगी। बोलो ऐसे ही तो होता है ना। जी। और यहीं कहीं अगर मैं एम का ग्राफ बनाऊँ तो देखो एम तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, पहले एम लग रहा है
और ठीक है ना, और जब यहाँ पर भी होगा तब भी एम जी उतना ही लगेगा, और जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तब भी एम जी उतना ही लगेगा। तो एम जी देखो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो हम्म, एम जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ क्या होगा, एम जी लगभग लगभग तुम्हारा कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसा आएगा कॉन्स्टेंट। और उसको अगर हाँ, मैं टाइम फ्रेम के लिए देखूँ तो तुम्हारा सड़ेलू फोर्स होगा बहुत छोटे से टाइम के लिए, डेल्टा टी बराबर जीरो के लिए देखूँ तो एम जी की वजह से जो इम्पल्स निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, जीरो, क्योंकि एम जी कैसा है तुम्हारा, नॉन इम्पल्सिव। नहीं नहीं फाइनाइट फोर्स है। तो नॉन इम्पल्सिव भी तो हुआ। हाँ नॉन इम्पल्सिव है, सही कह रहे हो, मैंने सोचा नॉर्मल बोल रहे हो। नॉन इम्पल्सिव नेचर शो कर रहा है यहाँ पर। और टेंशन कैसा नेचर शो कर रहा है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। लेकिन ये जो नेचर शो कर रहे हैं इन्हें हम कितने टाइम में देख रहे हैं, डेल्टा टी बराबर जीरो के लिए देख रहे हैं, यानी बहुत छोटे से टाइम के लिए देख रहे हैं। अगर हम हम्म, टाइम बढ़ा दें, टाइम क्या करते हैं, जैसे 10 सेकेंड करते हैं, 5 सेकेंड करते हैं, 6 सेकेंड करते हैं, तो पिक्चर बदल जाएगी। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कराया था वो तुम्हारे पिक्चर ही के बेसिस पर था। यहाँ पर हम लोग टाइम कैसा देख रहे हैं, देखो बहुत छोटा सा टाइम देख रहे हैं, बहुत छोटे, जैसे यहाँ पे टंग कर रहा है बस उतने से टाइम के लिए देख रहे हैं चीज़ें। तो ये ग्राफ बन हम्म, रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि एम जी तुम्हारा कैसा है, नॉन इम्पल्सिव है, और टेंशन कैसा है, इम्पल्सिव नेचर शो कर रहा है। ठीक है ना। अब एक नोट हम्म, करके लिख लो, नोट करके क्या लिख लो कि अगर हम डेल्टा टी बराबर जीरो यानी बहुत छोटे से टाइम के लिए नेचर देखें फोर्सेस का, इम्पल्सिव नेचर देखें फोर्सेस का, तो तुम्हारा एम जी और जो स्प्रिंग फोर्स है वो तुम्हारे कैसे हैं, नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस है। ठीक है ना। ठीक है। और जो तुम्हारे बाकी के ये हो गए नॉर्मल रिएक्शन टेंशन, ये तुम्हारे कैसे इम्पल्सिव फोर्सेस हैं। अगर हम बहुत छोटे से टाइम के लिए देखें तो ये इम्पल्सिव नेचर शो करते हैं, इम्पल्सिव नेचर शो करते हैं। ठीक है ना। हम्म, अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तुम्हारे दो टाइप के नीचे शो करता है, इम्पल्सिव हो भी सकता है और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है। अब कैसे, देखो फ्रिक्शन को हम कैसे बोलते हैं, फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू इंटू एन, यही तो लिखते हैं। हाँ, अब म्यू क्या है, तुम्हारा कॉफिशियंट है, तो म्यू की क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है 0.5, 0.6, 0.7, ऐसे ही तो वैल्यू होती है बोलो। हम्म, म्यू की तो डेफिनेट वैल्यू होती है। लेकिन अब फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन का इम्पल्सिव नेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, इम्पल्सिव होना या ना होना, होना या ना होना किस पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। कि अगर जिस केस में नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अचानक से फोर्स यानी झटका शो करेगा, इम्पल्सिव नेचर शो करेगा, उस केस में फ्रिक्शन तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इम्पल्सिव। अगर नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा कांस्टेंट बना रहेगा पूरी जर्नी में तो फ्रिक्शन कैसा रहेगा, नॉन इम्पल्सिव। तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन का जो इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव नेचर शो कर वो डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल। अब कैसे, देखो कैसे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये स्लैब, ठीक है ना, ये पहाड़ी है तुम्हारी, और यहाँ पर किसी ने ऐसे करके गेंद ऐसे फेंक के मारी, ठीक है ना। अब यहाँ से बताओ, पहले धरती माता नॉर्मल रिएक्शन लगा रही थी, मान लिया N1, ठीक है। अब यहाँ पर जब बॉल आके टकराएगी तो ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऐसा लगाएगी, और ये हम्म, एंगल होता है थीटा। तो अगर मैं इसकी बी डी बनाकर देखूँ तो ये एंगल तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, ये एंगल होता है थीटा। तो ये जो अचानक से, अब बताओ पहले यहाँ पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था, अब ये बॉल कैसी अचानक से आके टकराई है, तो ये वाला जो हाँ, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन वो कैसा है, इम्पल्सिव है बोलो। अचानक से हम्म, आके ये नॉर्मल रिएक्शन पड़ा है, यानी अचानक से आके बिल्कुल कोलिजन हुआ, तो ये इम्पल्सिव नेचर है। अगर ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव नेचर शो कर रहा है, तो अब देखो इसकी जब बड़े वाले की बीडी बनाएंगे, नीचे से लग रहा है N1 और इसका मास कैपिटल M है, तो ये n cos थीटा कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ आएगा। तो हाँ, मैं वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, N1 इज इक्वल टू n cos थीटा, ये तुम्हारा इम्पल्सिव वाला नॉर्मल रिएक्शन प्लस का mg, ये तो लिखूंगा। अब ये देखो हम्म, धरती माता का तुम्हारा जो N1 है उसमें ये जो इम्पल्सिव वाला नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट आ गया हम्म, है ना। तो ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इसका एक कंपोनेंट आ गया। तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन पहले क्या था, बिफोर कोलिजन क्या था, कांस्टेंट था। बिफोर कोलिजन क्या था, N1 किसके बराबर था, कैपिटल एम जी को बैलेंस कर रहा था जब एनर्जी। बॉल नहीं लड़ी थी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा,
पहले क्या था, एम जी को बैलेंस कर रहा था तो कोई ऐसी ऐसी वैल्यू रहेगी। अचानक से क्या हुआ, जब इसमें बॉल टकराई तो इसका देखो ये जो इम्पल्सिव वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इसने इसके कंपोनेंट ने कंट्रीब्यूट कर दिया इसमें। तो अब इसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया तो ये वैल्यू जब बहुत अचानक से बढ़ गई तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस ही बात है अचानक से बढ़ेगा। बोलो, हम्म, कि धरती माता का नॉर्मल रिएक्शन अचानक से बढ़ गया तो धरती माता का नॉर्मल रिएक्शन भी कैसा नेचर शो करने लगा, इम्पल्सिव नेचर शो करने लगा। जब ये N1 हम्म, और ये टाइम का ग्राफ बनाया तो ये इम्पल्सिव नेचर शो करने लगा। तो मेरी बहन ये बताओ कि यहाँ पर ये क्या है, सरफेस है नीचे, है ना। अगर मैं बोल दूँ यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है, तो यहाँ का अगर तुम्हें हम्म, फ्रिक्शन लिखना हो, फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, म्यू इंटू N1 ही तो लिखोगे। हाँ, अगर N1 इम्पल्सिव नेचर शो कर रहा है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव नेचर शो करेगा। बोलो, हम्म, अब समझ में आया। जी, अब ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल किसका, फ्रिक्शन इम्पल्सिव नेचर शो करने का। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन कहाँ कैसा नेचर शो करेगा, इम्पल्सिव नेचर शो करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो नॉन इम्पल्सिव कैसे। जैसे मान लो ये वही स्लैब, ठीक है ना। अब क्या किया कि हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने बॉल कैसी ऐसी फेंक के मार दी। जब बॉल इससे टकरा रही होगी तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। हम्म, और बिना टकराने से पहले मान लो, चलो ठीक है, बॉल टकरा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। धरती माता नीचे से N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी और ये बड़े वाले डब्बे हम्म, का मास कैपिटल एम होगा। तो बताओ हम्म, इसका जो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इसका कंपोनेंट कहीं कोई नीचे आ रहा है, बोलो। नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली तो आ रहा है। बोलो, नीचे तो कोई हम्म, कंपोनेंट मिल नहीं रहा है। तो अगर मैं बड़े वाले डब्बे की बीडी बनाऊंगा तो नीचे से ये N1 धरती माता का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और ये कैपिटल एम जी ये यहाँ पर लगेगा नीचे की तरफ। तो N1 तुम्हारा हम्म, किसके बराबर रहेगा, एम जी के बराबर रहेगा। इसमें अब ये वाला जो इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसमें इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं आ रहा है इसमें। बोलो, कहीं आ रहा है, एफ बी डी नहीं, अगर बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पर, और जी, हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाई एक्सिस की इक्वेशन में वाई एक्सिस की इक्वेशन इतनी बनी रहेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे ऐसे केस में क्या है, जो N1 है तुम्हारा, N1 ऐसे केस में क्या है, कांस्टेंट है ना। हम्म, अगर N1 कांस्टेंट है, बहुत छोटे से टाइम के लिए देखें तो बहुत छोटे से डेल्टा टी बराबर जीरो के लिए जो N1 का इम्पल्स होगा वो क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है कांस्टेंट फोर्स का। अभी हम देख ही चुके हैं। ऐसे केस में अगर मैं फ्रिक्शन लिखूं सरफेस का, यहाँ का बोल दूं सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो फ्रिक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, म्यू इंटू N1 लिखूंगा। हम्म, अब N1 कैसा है तुम्हारा, नॉन इम्पल्सिव है, ऐसे केस में सड़ेलू फोर्स है, तो फ्रिक्शन भी कैसा हम्म, होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा, सड़ेलू फोर्स होगा। अब बोलो, अब ये चीज समझ में आई, अब पॉइंट क्लियर हुआ, कैसे जी, देखते हैं। तो ये एक ब्रीफ स्टडी होती है किसी भी नेचर को इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव देखने की, कि हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज़ इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है। तो ये स्टडी होती है उसकी, कि हमें बस हम्म, छोटे से, अब ये हम देखते कैसे, हमें बस छोटे से टाइम के लिए देखना होता है कि कौन सी चीज़ अचानक से फोर्स बढ़ रही है। बहुत छोटे से टाइम के लिए कोई फोर्स इनफाइनाइट पर पहुंच रहा है, डंबल का जो दर्द हो रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वो कैसा हम्म, होगा, इम्पल्सिव होगा बहुत छोटे से टाइम के लिए। ये याद रखना, बहुत छोटा सा टाइम है, लगभग लगभग जीरो के बराबर। वहीं कहीं अगर हम्म, कोई फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स को हम बहुत छोटे से टाइम के लिए देखेंगे और तुम्हारा इम्पल्स लगभग लगभग क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। फाइनाइट फोर्स का इम्पल्स क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो वो नॉन इम्पल्सिव हो जाता है। तो ये हम लोग के तरीके होते हैं देखने के कौन सा नेचर इम्पल्सिव है कौन सा नॉन इम्पल्सिव है। अब जिस केस में नॉन इम्पल्सिव आएगा तो यानी वहां पर इम्पल्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो हम उस केस में क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अब जिस केस में इम्पल्सिव नेचर आएगा फोर्स का, वहां पर इम्पल्स तुम्हारा जीरो नहीं होगा, तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। ठीक है ना। ये बहुत अच्छे लेवल की चीज़ है, तुम्हारे सीनियर्स को भी नहीं पता होगी, तुम पूछ लेना अपनी बैच में किसी से भी, जो भी पढ़ा हो तुम्हारी कोचिंग में भी नहीं किसी को पता होगी, है ना। तो हम्म, ये चीज़ पढ़ाते भी नहीं है काफ़ी लोग। जी।